प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबका स्वागत है। आप सब विज्ञ हैं, मोदी सरकार का ये दूसरा कार्यकाल, पिछले दिनों मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हुआ। कुल 77 मंत्री, जिसमें 15 कैबिनेट और 28 राज्य मंत्री, लेकिन 43 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। ये मंत्रिमंडल कुछ लिहाज से इसलिए विशेष है, एक तो मंत्रिमंडल की औसत आयु 58 वर्ष है। इसमें 50 साल से नीचे के 14 मंत्री हैं, जिसमें से 6 कैबिनेट मंत्री, 11 महिलाएं हैं, इसमें 5 अल्पसंख्यक वर्ग से हैं और 2 कैबिनेट मंत्री हैं। अनुसूचित जाति से 12 और 8 अनुसूचित जनजाति से और 27 मंत्री अन्य पिछड़ा वर्ग से। इस कैबिनेट में 13 एडवोकेट हैं, 6 डॉक्टर हैं, 5 इंजीनियर हैं, 7 ब्यूरोक्रेट्स हैं पूर्व। कुल मिलाकर ये मंत्रिमंडल पूरे तरीके से भौगोलिक और सामाजिक रूप से समग्रता लिए हुए है। भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय किया, इनमें से जो नए मंत्री हैं, जो पार्टी के 40 मंत्री नए हैं, उनमें से 39 मंत्री पूरे देश भर में जन आशीर्वाद यात्रा, जो 3 से 7 दिन की प्रत्येक मंत्री की होगी, ये 39 मंत्री लगभग 20,000 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। औसतन एक मंत्री 200 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। इस यात्रा के दौरान जनता के बीच आशीर्वाद के लिए जाएंगे ही, और खासतौर पर 2 संसदीय क्षेत्रों का न्यूनतम 3-4 भी हो सकते हैं, उसमें जाएंगे। वहां की राज्य इकाइयों की जैसी योजना रचना होगी, उसके अनुरूप वो उसमें हिस्सा लेंगे। लेकिन जिस स्टेशन पे जहां जाएंगे, जहां रुकेंगे, उस जगह केंद्र सरकार की नीतियों की भी वो समीक्षा करेंगे। और इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और अभी हाल ही में राजस्थान से राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव जी, जो केंद्र में कैबिनेट मंत्री हुए, जिनके पास श्रम मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण विभाग है, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण, 19 और 20 राजस्थान में उनकी ये जन आशीर्वाद यात्रा रहेगी। दिल्ली से वो अलवर के रास्ते से राजस्थान में प्रवेश करेंगे और मुख्य राजमार्ग से होते हुए शाम को उनका बिरला ऑडिटोरियम में सार्वजनिक कार्यक्रम रहेगा 19 तारीख को। इसी तरीके से दूसरे दिन का कार्यक्रम जयपुर से प्रारंभ होकर अजमेर पुष्कर का रहेगा और तीसरे दिन वो अजमेर में ही पत्रकार वार्ता को संबोधित करेंगे, कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे। ये यात्रा पूरे देश भर में जो 39 मंत्री, जैसे मैंने बताया, पूरे देश भर में जन आशीर्वाद यात्राओं का आयोजन होगा। एक मंत्री चूंकि अस्वस्थ हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के 40 मंत्री हैं, उनमें से 39 मंत्री ये यात्रा करेंगे। इस यात्रा की हमारी स्थानीय इकाइयों ने तैयारी पूरी कर ली है। भिवाड़ी से प्रवेश के बाद लगभग 10 विधानसभा क्षेत्रों से होके वो जयपुर पहुंचेंगे और
और दूसरे दिन उनका अजमेर का कार्यक्रम है। मुझे आज की इस पत्रकार वार्ता में विशेष रूप से यही सूचना आपको देनी थी। आगे के कार्यक्रम आपको विस्तृत रूप से पार्टी की तरफ से रिलीज किए जाएंगे, जिसकी आपको विधिवत जानकारी समय पर मिलेगी। ये जो मंत्री अभी पुनर्गठन के बाद जो नए मंत्री बने हैं, उन्हीं की ये जन आशीर्वाद यात्रा है। जो मैंने बताया 39 जो नए मंत्री हैं, वो पूरे देश भर में जहां जहां से उनका निर्वाचन हुआ है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही किस्म के सांसद जो अलग अलग प्रदेशों से हैं, उनकी ही यात्रा और अपने प्रदेशों में ही यात्रा करेंगे। सर, कम्युनिस्ट लीडर सीताराम येचुरी ने सवाल उठाया है कि इस तरह की यात्राओं से कोविड फैल सकता है। उन्होंने बीजेपी पे आरोप लगाया है। इन यात्राओं से कोविड फैल सकता है। जो यात्रा सीताराम येचुरी ने आरोप लगाया। अब वो तो यात्रा निकाल नहीं सकते, इसलिए उनके जाने से तो कोविड फैलेगा नहीं। लेकिन इसमें ये हिदायत भी दी है कि कोविड की प्रोटोकॉल की पालना करें और कार्यकर्ता अनावश्यक रूप से भीड़ इकट्ठी नहीं करें और कोरोना के लिए जो सामान्य गाइडलाइन है उसका पालन करें। सीताराम येचुरी जी और अशोक गहलोत जी की बात मिलती जुलती सी है, क्योंकि घर से निकलेंगे तो कोरोना फैलेगा। जन आशीर्वाद में सर जनता से आशीर्वाद लेंगे, जनता को आशीर्वाद देंगे। ऐसा राजनीति और समाज में काम करने वाले लोग जनता से आशीर्वाद प्राप्त ही करते हैं। जनता ही आशीर्वाद लेती है और जनता ने आशीर्वाद दिया, प्रधानमंत्री जी को 14 में भी दिया, 19 में भी दिया, और इसीलिए उसके लिए धन्यवाद ज्ञापन के लिए मंत्री जी आ रहे हैं। सोनिया जी, लगातार पिछले कुछ दिनों से आपके बड़े नेता, आपके जुड़े नेता पार्टी के प्रदेश में विपक्षी कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं। सीधे तौर पर कह रहे हैं कि मोदी गहलोत मंत्रिमंडल से विशेष मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही विभाग। आपने भी कुछ बयान जारी करे थे। आपको क्या लगता है कि वास्तव में अब जो मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हो जाना चाहिए, तो जो विभाग है, खासतौर पर गृह विभाग को लेकर जो सवाल आप उठा रहे हो, उसके लिए कोई उचित मंत्री आपको कांग्रेस में नजर आता है, उसका नाम बताइए। उनका खुद का फैसला नहीं हो पा रहा तो हमारी सलाह से कैसे गृह मंत्री नियुक्त करेंगे। लेकिन ये बात सही है कि राजस्थान के गठन के बाद और राजस्थान में सरकारें जब जब बनी होंगी, ये पहली सरकार है कि पिछले 2.5 वर्षों में इस सरकार पर यदि सीधे सीधे कोई सवाल खड़ा होता है, वो एक शब्द में इस सवाल पर, सरकार पर सवाल खड़ा करें, तो वो है कानून व्यवस्था और अपराध। राजस्थान की स्थिति हिंदुस्तान में अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण प्रदेश की थी और हम सब जानते हैं कि लोग यहाँ पर्यटन के लिए, व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, रिहाइश के लिए आते थे। लेकिन अभी जो स्थिति है वो आजादी के बाद इन 2.5 वर्षों में जिस तरीके से कानून व्यवस्था ध्वस्त हुई है, और आश्चर्यजनक बात यह है कि कानून व्यवस्था में भी दलितों और महिलाओं के प्रति और महिलाओं में भी बच्चियों के प्रति जो अपराधों की बढ़ोतरी हुई है। सरकार ये कह सकती है कि सामाजिक विकृति है, लेकिन अपराध किसी सरकार में, लोक कल्याणकारी सरकार में जो जन सुरक्षा का भरोसा देती है, उस सरकार में भी अपराध होते हैं, तो इसका मतलब अपराधियों में भय खत्म हो गया, सरकार का इकबाल खत्म हो गया, और इसलिए बड़ी आसानी से राजस्थान नशीले पदार्थों के व्यापार का, मादक पदार्थों के व्यापार की राजधानी बन गई। राजस्थान हर किस्म के माफियाओं की राजधानी बन गई और राजस्थान में अपराधी, मुझे लगता है कि पूरे देश भर के नक्शे में ढूंढते होंगे सबसे महफूज जगह राजस्थान। बकरी चराने वाला सुरक्षित नहीं और बकरी चराने वाली छोटी बच्ची भी सुरक्षित नहीं। एक के बाद एक इस तरीके से पराकाष्ठा है। लेकिन यथा राजा तथा प्रजा, दिल्ली का आलाकमान राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी देश के दूसरे हिस्सों में जहां जहां दूसरे दलों की सरकार है, उसमें तो उनको अपराध और उसके आंकड़े दिखते हैं। लेकिन क्या, मेरा सवाल है कि राजस्थान की माताएं और बहनें जो पीड़ित हैं, उनके आंसू पहुंचने के लिए राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी पर्यटन कब करेंगे?
थोड़ा बहुत भी गैरत और ईमान होती तो शायद वो ये काम करते। लेकिन इन सब बातों के लिए आलाकमान की कमजोरी के बाद दूसरे सबसे बड़े दोषी कोई है तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। हर सरकार में कोई न कोई गृह मंत्री होते हैं। मुख्यमंत्री की व्यस्तता, मुख्यमंत्री के कामकाज के बाद में गृह मंत्री, जो सबसे बड़ा अहम महकमा होता है गृह मंत्रालय का, जिसकी प्रतिदिन समीक्षा होती है, उनकी प्रतिदिन दखल होती है। और पुलिस एक ऐसा मसला हो गया आज के समाज में जिसके आधुनिकीकरण से लेकर अपराधों की रोकथाम के लिए कोई विशेष कार्य योजना की आवश्यकता हमेशा लगती है। राजस्थान की पुलिसिंग कमजोर हुई है, अपराधियों के हौसले बुलंद हुए हैं और अक्सर ये कहा भी जाता है कि पुलिस की पंचलाइन है अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास। शायद थानों के बाहर लिखी हुई ये इबारत उल्टी हो गई कि अपराधियों में तो भरोसा बढ़ा और आमजन में भय बढ़ा है। और इन सब के दोषी कोई है तो वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। नैतिकता होती बयान भी देते, नैतिकता होती तो उन पीड़िताओं के आंसू पहुंचने खुद जाते। खुद नहीं गए तो उनका आलाकमान के ये जो बड़े नेता जिनका नाम लिया मैंने, उनको तो निश्चित रूप से आना चाहिए था। और इसलिए 2.5 वर्षों में कानून व्यवस्था पूरे तरीके से चौपट हुई, उसके कोई दोषी हैं तो मुख्यमंत्री हैं जो खुद गृह मंत्री नहीं। पुनिया जी, ऐसा है कि पिछले दिनों राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा और आरपीएससी वाले मामले में गुलाब चंद कटारिया जी ने काफी पुरजोर तरीके से मुद्दा उठाया, लेकिन आपकी चुप्पी से कई तरह की चर्चाएं रही। अब बीजेपी के लिए ये मुद्दा है या खत्म हो गया? नहीं, बिल्कुल खत्म नहीं हुआ। और यदि मेरा ट्विटर अकाउंट यदि आप फॉलो करते हैं तो उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है ये मसला आरपीएससी की साख से जुड़ा है। और जब जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आई है, आप सबको ध्यान है कि आरपीएससी के एक चेयरमैन जो कांग्रेस पार्टी ने अपॉइंट किए थे वो कालांतर में भगोड़े हुए थे। आरपीएससी के जितने जिस तरीके की अनियमितता हुई है और ये पराकाष्ठा थी कि जिसमें पीसीसी के चीफ और उनके रिश्तेदारों को उपकृत किया गया, इस पर मुख्यमंत्री जो नैतिकता की बात करते हैं उनको संज्ञान लेना चाहिए था, उनसे इस्तीफा लेना चाहिए था। हमारे लिए मुद्दा आज भी है, पहले भी था, आगे भी रहेगा। धन्यवाद। सब एक आपकी